नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लवस्टर टूर चैनल्स के पीटी सेवन में। आज देखते हैं हमारे पास ऐसे कौन से 7 एमसीक्यू है जो हमारे प्रीलिम्स की तैयारी को इन्हेंस करेंगे। ये आपको चित्र दिख रहा होगा, पहला मधुबनी पेंटिंग का है। ये क्यों मैंने लगाया, आप चित्र को ध्यान से देख लीजिए, मैंने क्यों लगाया है ये आपको आगे पता चल जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, संविधान के भाग 9 के अनुसार स्थानीय सरकार के चुनाव हेतु उम्मीदवारों की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है आपका, 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र होता है। स्टेटमेंट 2 है आपका, पंचायतों नगर पालिकाओं के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित कोई भी प्रश्न ग्राम न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाता है। निर्भरताओं से मतलब है दोस्तों कि उन्हें हटाने के लिए या उन्हें चुनाव में अयोग्य ठहराए जाने के संबंध में, ऐसा कुछ। तो ये आपके 2 स्टेटमेंट है। ऑप्शन आपके दिए गए, आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। चलिए दोस्तों, बताइए किसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 1 तो गलत है। क्यों? क्योंकि जो ग्राम पंचायत हो या ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव लड़ने के लिए जो एज चाहिए होती है कम से कम ना, वो 25 वर्ष नहीं 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि पंचायत और नगर पालिका से संबंधित कोई भी अगर निर्भरता या फिर उनकी गलतियों या खामियां या उन्हें हटाने की बात हो तो उसे ग्राम न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं किया जाता है, उससे उस राज्य की विधानमंडल जो है कि विधि द्वारा इसकी घोषणा करती है। ठीक है, तो इसलिए 2 भी गलत है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया मधुबनी पेंटिंग, जैसा हमने आपको पहले ही चित्र दिखाया था। चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। मधुबनी पेंटिंग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है आपका। इस पेंटिंग के विषय में प्राकृतिक और धार्मिक दोनों रूप सम्मिलित हैं। सेकेंड, पारंपरिक रूप से मधुबनी पेंटिंग महिलाओं द्वारा कीचड़ की दीवारों पर किया जाता है, परंतु अब इसे कपड़े व कागज पर भी किया जाने लगा है। थर्ड, यह पेंटिंग छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। उपरोक्त कथनों के आधार पर गलत विकल्प का चयन करें। ये ध्यान दीजिए, आपको क्या चयन करना है, गलत विकल्प का। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3, डी है कोई नहीं। इसमें से कौन सा गलत था ये बताइए। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, केवल 3 वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही है। ये जो है कि आपका छत्तीसगढ़ नहीं, बिहार का जो मिथिलांचल वाला रीजन है वहाँ पे इस पेंटिंग को जो है कि मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और पहला ये सही है कि इसके पेंटिंग का जो नेचर है वो प्राकृतिक और धार्मिक दोनों है। और ये पारंपरिक रूप से मधुबनी पेंटिंग जो महिलाओं द्वारा कीचड़ की दीवारों पर पहले किया जाता था, परंतु अब इसको जो है कि कॉमर्शियल भी इसका यूज होता है। कॉमर्शियल मतलब इसको एक तरह से घरेलू व्यापार की तरह कह सकते हैं। महिलाएं इसको जो कपड़े और कागज पर भी बना के इसको सेल किया करती हैं। तो ये देख लेते हैं मधुबनी पेंटिंग को, आपको समझ में आएगा। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो रिलीजियस पेंटिंग भी मिलेंगे आपको, नेचर के पेंटिंग भी मिलेंगे आपको, है ना। तो इसलिए इसका जो स्वरूप जो कि धार्मिक और प्राकृतिक दोनों है। कुछ इस तरह की ये पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। और ये देख लो क्या लिखा है, मधुबनी आर्ट इज स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग प्रैक्टिस्ड इन द मिथिला रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मिथिला रीजन में आपको इसका प्रयोग किया जाता है। और ये बोला कि इसमें बहुत सारे जो है कि टूल्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाथों का भी प्रयोग किया जाता है, ब्रश का भी प्रयोग किया जाता है, ट्विक हाथ के आगे का ट्विक का भी प्रयोग किया जाता है, निब पेंस का भी प्रयोग किया जाता है, मैच स्टिक माचिस के तिलियों का भी यूज किया जाता है। और प्राकृतिक रंगों का, नेचुरल डाइज प्राकृतिक रंगों का भी और पिगमेंट का जो है कि प्रयोग किया जाता है। इसमें ज़्यादातर जो है कि आई कैचिंग पर, जियोमेट्रिकल पैटर्न पर इस पर फोकस होता है। चलिए मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, निम्न में से कौन सा देश काला सागर और कैस्पियन सागर दोनों की सीमाओं पर स्थित है।
मतलब कौन से देश है जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी दोनों से सीमाएं अपनी लगाता है। ये 5 देश के नाम दिए गए हैं: अल्बानिया, ग्रीस, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया। दिए गए कोड के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है आपका 1, 2 और 5, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है आपका 3, ऑप्शन डी है 1, 3 और 4। इनमें से कौन से देश जो है कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी दोनों से अपनी सीमाएं लगाते हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सी, केवल 3। ये जो रूस वाला एरिया है रशिया, ये जो कि अपनी सीमा जो कि दोनों से लगाता है, ब्लैक सी से भी कैस्पियन सी से। आइए मैप से इसको समझते हैं। ये देखो यूक्रेन कहीं यहाँ पर है, ब्लैक सी से तो इसकी सीमा लग रही पर कैस्पियन सी से नहीं लग रही है। आप देख सकते हो ये है हमारा रशिया, रूस का ही पार्ट है, रूस का ये एरिया है। ये देखो ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी दोनों से अपनी जो है कि सीमाएँ बना रहा है। और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ये आपका कहीं है रसिया यहाँ पे, और ये आपका ब्लैक सी, ये कैस्पियन सी, दोनों से सीमाएं बना रहा है। अब बाकी जितने देश कंट्री मेंशन है उसमें वो जो है कि इससे सीमाएं नहीं बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फायान का गुप्ता प्रशासन का वर्णन साम्राज्य के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। उनके वर्णन के अनुसार फायान ने जो गुप्ता प्रशासन के संबंध में वर्णन किया उसके साथ पूछा क्वेश्चन। एक पहला स्टेटमेंट है जुर्माना एक आम सजा था। सेकेंड स्टेटमेंट कोई जासूस प्रणाली उसमें नहीं थी। थर्ड अक्सर चोरी होने के कारण यात्रियों के लिए सड़कें सुरक्षित नहीं थी। फोर्थ लोग स्थानांतरित होने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, उनकी गतिविधियों को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता था। आपको बताना है ये 4 स्टेटमेंट है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। आपको सही विकल्प का चयन करना है, कौन से इसमें से कौन से विकल्प के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए है आपका केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, डी है 2, 3 और 4 केवल। तो ध्यान से वीडियो पहुंच गया, इसका सही आंसर सोचिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका केवल 1 और 2 सही है, थर्ड एंड फोर्थ गलत है। क्यों गलत है ये समझते हैं। ये तो सही है उस टाइम की जो जुर्माना लगता था किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी गलती के लिए, वो एक आम बात थी, वो सबके लिए, सब सारी जनता जो कि आराम से एक्सेप्ट करती थी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। उस समय जो कि कोई जासूस प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली नहीं थी, ऐसा फायान ने अपने पुस्तक में लिखा है गुप्ता प्रशासन के संबंध में। और उन्होंने बताया कि उसमें चोरी का तो कोई डर ही नहीं था, लोग अपने घरों के दरवाजे खोल कर रात को सोया करते थे। उस समय कोई जो कि जो यात्री था वो भी आराम से निर्भीक होकर आता जाता था अपने सामान लेकर, रास्ते में उसको चोरी वोरी का कोई डर नहीं था। और ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि राज्य जो है कि उनकी जनता की गतिविधियों का या स्वतंत्रता पर नियंत्रित करता था, ये गलत है। उस गुप्ता प्रशासन को फायान ने बोला कि सबसे ज़्यादा स्वतंत्र प्रशासन माना जाता है जनता के लिए। इस समय का प्रशासन जो कि बहुत ज़्यादा उदारवादी था, जनता इसमें जो है कि पूरी तरह से स्वतंत्रता का अनुभव करती थी। तो इस हिसाब से आपका 4 भी गलत है, थर्ड गलत है, बाकी पहला दूसरा सही है। तो ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन ए आपका विकल्प सही है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियाँ और स्वतंत्रता इसे भारतीय लोकतंत्र के अभिभावक के रूप में कार्य करने की अनुमति देती है। यह शक्तियाँ हैं, तो आपको इंडियन कोर्ट के संबंध के पावर के बारे में पूछा है। सरकार के कार्यों से अगर जनता के हित को नुकसान पहुंचा है तो कोई भी उच्च न्यायपालिका के पास जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट है उच्च न्यायपालिका सरकारी अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के निर्देश जारी कर सकती है। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। भारतीय लोकतंत्र के अभिभावक के संबंध में शक्तियाँ पूछा है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, आपको सही विकल्प का चयन करना है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, डी कोई नहीं। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना सही आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों बात सही है कि मतलब यहाँ भारतीय न्यायपालिका के पास इतनी पावर है। आइए समझते हैं कैसे।
पहला स्टेटमेंट करा कि सरकार के कार्यों से अगर जनता के हित को नुकसान पहुंचा है तो कोई भी उच्च न्यायपालिका के पास जा सकता है। ये सही स्टेटमेंट है। क्यों? ये देखो, ये जो है कि ऐसा जो है कि लोग जनहित याचिका का प्रयोग या PIL का प्रयोग करके ऐसे काम जो है कि हाईकोर्ट किया है या सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय लिया है। जैसे अब देख लो कि जेल में कैदियों के रहने की खराब स्थिति पर जो कि पहले भी जो जनहित याचिका दायर की गई थी, उस पर अदालत ने जो कि तुरंत कार्रवाई करके सरकार को दिशा निर्देश दिया है। सेकेंड स्टेटमेंट इस तरह से सही है कि उच्च न्यायपालिका जो कि सरकारी अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार की रोकथाम पर निर्देश जारी कर सकती है। इसके लिए जो कि सरकार जो कि मैंडेमस रीट जो आती है, जिसमें ये निर्देश दे सकती है कि आप अपनी ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म कीजिए, अनियंत्रित व्यवहार ना करें। तो इसके लिए जो कि समय समय पर सरकार ने मैंडेमस रीट जारी भी किया। जैसे आप समझ लो कि कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो कि विशाखा गाइडलाइंस भी जारी की गई है इसी संदर्भ में। और जो कि यात्रियों की सड़कों पर यात्रियों की जो कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी इसका प्रयोग, मैंडेमस रीट का प्रयोग जो कि सरकार ने किया है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन C जो कि सही है, 1 और 2 दोनों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बॉम्बे प्लान निम्न में से किससे संदर्भित करता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बॉम्बे योजना के संदर्भ में पूछा है। ऑप्शन A है भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए कदम। B है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अग्रणी भारतीय उद्योगपतियों द्वारा बनाई गई योजना। C है आपका भारत की आर्थिक स्थिति उन्नत करने के लिए मुंबई में आयोजित एक सर्वदलीय बैठक का परिणाम। D है मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी बनाने की योजना। 4 आपके विकल्प दिए गए, आप बताइए कौन सा सही है बॉम्बे प्लान से संबंधित। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा B, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अग्रणी भारतीय उद्योगपतियों द्वारा बनाई गई योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल माइक्रोस्कोप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये एक रिपोर्ट आपको बताइए कौन से। आपका ऑप्शन है IMF, वर्ल्ड बैंक, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट या D, OECD। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU द्वारा इसको जो कि जारी किया जाता है। ये जो कि 55 देशों की रैंकिंग करती है। 55 देशों की रैंकिंग के आधार पर जो कि ये जो रैंक करती है, इसका रैंकिंग का आधार जो है कि ये है कि किसी देश में फाइनेंशियल एक्सेस की क्या इन्वायरमेंट है, क्या माहौल है फाइनेंशियल एक्सेस करने की, तो उस आधार पर जो कि रैंक करती है। इसमें जो कि भारत का रैंक जो है देखेंगे तो वो 5वां रैंक है। काफ़ी अच्छा रैंक भारत का आया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इसलिए जो कि रिपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये 2019 की रिपोर्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।